थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्मॉल एरिया है और इसकी वैल्यू है डी ए, ठीक है, और इस पे ये आपका परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज प्रेशर ऑन द एरिया? द प्रेशर इज डिफाइंड एज डी एफ परपेंडिकुलर अपॉन डी ए, ठीक है। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा नाम क्या होगा? पास्कल। जो नहीं पढ़े हो रास्कल। प्रेशर की वैल्यू हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी? नॉर्मल, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। समझ में आ गई बात? और ये जो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है, इस नॉर्मल फोर्स को हम क्या कहते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो ये तो एक छोटे सेक्शन पे प्रेशर हो गया। नेट एवरेज प्रेशर क्या होगा? अब ये भी संभव है कि बड़ा एरिया हो और हर पॉइंट पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड लग रहा हो वो अलग अलग लग रहा हो, सही है। जैसे मान लीजिए कि ये एक एरिया हो गया, ठीक। अब इसमें छोटे छोटे जोन्स बना दिए मैंने, एक, हाँ बेटा, अब इस जगह अलग अलग सेक्शंस बनाए हमने। ये है हमारा A1 और ये है हमारा A2, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है छोटा और यहाँ पे फोर्स लग रहा है मान लो ज़्यादा। तो क्या प्रेशर ऑन 1 और प्रेशर ऑन 2 को कंपेयर कर सकते हैं? मतलब दोनों डिफरेंट हो सकते हैं ना, सेम तो नहीं हो सकते। ये मत बोलना कि छोटा होगा, उसका एरिया भी तो छोटा है ना, रेशियो कम आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? सो P1 प्रेशर एट दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू F1 बाई, and P2 pressure on the second cross section is F2 by A2. Yes, they may not be equal, but what is the average pressure? P1 plus P2. No, it is F1 plus F2 plus dot 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 total force divided by total area. Correct? So P average is basically F net by A net. And if you have divided your entire surface into a number of surfaces, A1, A2, A3, A2, AN, then it is P1 A1 plus P2 A2 plus dot 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 divided by A1 plus A2 plus dot 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 dot. आ गई बात समझ में? तो ये हो गया फॉर्मूला एवरेज प्रेशर का, और ये हो गया लोकलाइज्ड प्रेशर का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये वाले को, पर्पल वाले को, डेल्टा एफ परपेंडिकुलर अपॉन डेल्टा ए लिमिट। अब तो सीख गए होंगे, डेल्टा ए टेंडिंग टू 0। क्लियर? इंपॉर्टेंट हो ये प्रेशर जो है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन, बट प्रेशर के वजह से पैदा होने वाला जो थ्रस्ट है एफ परपेंडिकुलर, उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। समझ में आई बात? तो जब हम बोलते हैं कि प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है, हड़बड़ी में बोल देते हैं प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बेसिकली हम थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, थ्रस्ट उस डायरेक्शन में लग रहा है। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक। सो लेट्स टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो हम सरफेस ऑफ अर्थ देख रहे हैं, इसके ऊपर एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, सही है? yes, ये जैसे जैसे हम सरफेस के नज़दीक पहुंचेंगे, एयर हाईली कंप्रेसिबल होता है, तो हवा के जो कण हैं ये एक दूसरे के बहुत पास आते जाएंगे। तो एज यू मूव क्लोज टू द सरफेस, द डेंसिटी ऑफ ब्लैंकेट ऑफ दिस एयर इज हाई, एंड एज वी गो अप इट डिक्रीजेस। दैट इज व्हाई वी फील difficulty in breathing on high altitude.
So the entire blanket of air is also fluid, and hence it exerts a pressure on anything which is on the surface of earth, right? Yes, sir. So this pressure is called atmospheric pressure. So if we need to define what is atmospheric pressure, what should we write? Pressure exerted by air molecule. It is the pressure exerted by atmosphere, ठीक है, on earth. अब अर्थ बोल दिया तो सब आ गए उसमें, ठीक, सिंपल सी बात है. एटमॉस्फेयर क्या है? कॉलम ऑफ एयर अबव अस. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द वैल्यू ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नियरली 1.02 into 10 to the power 5 Newton per meter square. While in numerical calculations, it's better to take its 10 to power 5 Newton per meter square. Simply 10 to power 5 Newton per meter square. This same pressure is approximately called, means 10 to power 5 Pascal. It is also called 1 bar और 1 atmosphere. हो सकता है इनके वैल्यूज में थोड़ा थोड़ा अंतर हो, बट अप्रोक्सीमेटली सेमी वैल्यू होती है सबकी, ठीक है. 1 atmospheric pressure, ठीक. एंड दिस प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाई, अगर एक ट्यूब के अंदर मरकरी ले ले, क्या है ये? और ये मरकरी का इसमें टोटल जो हाइट ले लें वो कितना ले लें? 76 सेंटीमीटर. तो जो बेस पे प्रेशर लगेगा इस टेस्ट ट्यूब के, ठीक है, याद रखिए क्लोज्ड टेस्ट ट्यूब है. कैसा टेस्ट ट्यूब है? ऊपर में कोई एयर नहीं है कि उसका प्रेशर इंक्लूड हो. तो यहां जो बेस पे प्रेशर लगेगा वह प्रेशर जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. 76 सेंटीमीटर ऑफ. तो अगर किसी ने बोला कि यहाँ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर है, तो ये मत समझ लीजिए कि वो प्रेशर का यूनिट सेंटीमीटर कह रहा है, क्योंकि आपने आधा इंफॉर्मेशन लिया है अभी. इसका मतलब हुआ इस 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर का क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ Hg. कैसे निकालेंगे? 76 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में बदलने के लिए, इंटू जी मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू रो मल्टीप्लाई करेंगे. रो माने डेंसिटी ऑफ मरकरी. ये प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है लिक्विड के वजह से, प्रेशर ड्यू टू, इसको अलग से बताता हूं, किसी भी फ्लूइड कॉलम के वजह से जो प्रेशर होता है उसका एक फॉर्मूला होता है. क्या बोला? पागल हो क्या? प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम जो होता है, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, सुनिए, हाँ, फ्लूइड कॉलम के वजह से जो प्रेशर होता है वो होता है डेंसिटी, रो हो गया जी, ठीक, इनटू हाइट ऑफ द लिक्विड, रो जी एच. आ रही बात समझ में? रो क्या है? एक सेकंड. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है. जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. एच क्या है? हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम है, जो कि यहाँ एच आपको दिख रहा है. रो का मतलब डेंसिटी हो गया और जी का मतलब तुम जानते हैं. सर हम सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं, उसकी वॉल्यूम की नहीं ना? नहीं, केवल हाइट, और वो भी वर्टिकल. वर्टिकल हाइट. टेढ़ा मेढ़ा भी ट्यूब हो तो हाइट वर्टिकल ही लेना है. आ रही है बात समझ में? दिस द वर्टिकल हाइट. उसके एरिया वगैरह कुछ भी डिपेंड नहीं करता मतलब. अच्छा, मतलब जरा अनुज से पूछने दो. अनुज, ये एक सेमी सर्कुलर शेप में टेस्ट ट्यूब है, मतलब थोड़ा सा इग्नोर करना नीचे में बेस में. इसकी रेडियस है r, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? अरे पैरेलैक्स की ऐसी तैसी, मैं पूछ रहा हूँ. अरे सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है? सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? सर्कमफेरेंस. हाँ, तो आधा का कितना हुआ? मतलब हद बकलोली है यार. ये इसकी लेंथ हो गई,
अब बताओ इसमें H कितना लोगे अगर लिक्विड भरा हुआ है तो? अगर प्रेशर निकालना है यहाँ बेस पे, अब देख लो, मैंने जो बोलना था बोल दिया। वर्टिकल हाइट लेना है, ठीक है, क्या लेंगे बोल? आर। अच्छा वर्टिकल हाइट आर है ये, नहीं 2R। तो दिमाग अकल घास चरने गई है। वर्टिकल हाइट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि डायमीटर लेना पड़ेगा। अब समझ में आया मैंने क्या बोला है? इससे फर्क नहीं पड़ता कि शेप एंड साइज कैसा है, आपको लेना है वर्टिकल हाइट ही। एक चित्र मैं बना दे रहा हूँ जिससे को आप जब जब देखेंगे तो आपको मेरी बात याद आ जाएगी कि सर ने यहाँ क्या बताया था। बहुत लोगों ने बहुत कुछ इमेजिन कर लिया है यहाँ पर, नहीं जी? हाथी की सूंड। चलो भाई साहब, बहुत गंदा तो कुछ नहीं सोचा, कम से कम सोचने वाले तो पता नहीं क्या क्या सोच ले इसमें। रिकॉर्डिंग ऑन। मेरी क्लास है, मैं जो मर्जी है वो बोलूँगा, जिसको करना है करे, नहीं करना है भाड़ में जाए। पैसे थोड़ी रखे दुनिया से कि उनके हिसाब से बोलूँगा। ये लेना है, इससे मतलब नहीं है। सही है, रो लेना है, जी लेना है, एच लेना है। आ गई बात समझ में? ठीक है ना? 1 टोर का मतलब क्लियर है, 1 mm ऑफ Hg, और प्रेशर एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी होती है? 760 टोर के बराबर होती है। बोलिए क्लियर है? यस सर। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया, आगे पढ़। हाँ, टोर भी यूनिट ऑफ प्रेशर है। अब देखिए अगला चीज जो आपको नोट्स में इंक्लूड करना है, जो कि आप लिखेंगे नहीं जिंदगी में कभी, इज डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज दिस, एंड दिस इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है और उसकी वैल्यू होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? आइए रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन लिख के डेंसिटी दिखाऊंगा। ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जिस भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी लिखना है, ठीक है, उसकी डेंसिटी को क्या करेंगे बताइए? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से। तो यहां पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ एंड रिलेटिव डेंसिटी, तो अलग से लिखने की जरूरत तो नहीं है, तो बगल में फॉर्मूला लिख देता हूं। डेंसिटी का मतलब मास बाई वॉल्यूम, ये तो लिखा हुआ ऊपर में शायद, और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब भी ये बगल में लिख देता हूं। बोला व्हाट इज आरडी ऑफ सब्सटेंस? आरडी ऑफ सब्सटेंस का मतलब डेंसिटी ऑफ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आरडी की यूनिट क्या होती है? यूनिटलेस। बोलो समझ में आ गया? ये एक रेशियो है। डेंसिटी ऑफ वाटर खाली मत लिखना, नीचे में लिखना डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो तुम्हारी मैडम में नंबर काट लेंगी। ठीक? kg per meter is to find its density in C, G, S and SI। मेरे को कुछ बोलने की जरूरत थोड़ी है, मार्क्स जाएगा ग्रुप पे तो अपने पेरेंट्स जज कर लेगा, 2 और 2 5 पेरेंट कर लेता है खूब बढ़िया से। ठीक है, अब कहावत है, हिंदी भी तो ठीक नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है। हाँ, आरडी ऑफ द सब्सटेंस दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्या नाम है उसका? पानी। या तो इसको 2000 यूनिट बोल kg पर मीटर क्यूब लिख दो, या फिर इसको 2 ग्राम पर सीसी लिख दो। अब इसको डेंसिटी ऑफ वाटर को, अरे मैंने क्या लिखा है, कुछ भी लिख देता हूं मैं, ये तो 2 था ना जी, आगे लिखूंगा। कहने का मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर को 1000 kg पर मीटर क्यूब लिख दो, या 1 ग्राम पर सीसी लिख दो। जो यहां मल्टीप्लाई करोगे उस यूनिट में इसकी डेंसिटी फेंक देगा। कितना फेंकेगा बताइए? या तो 2000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 2 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी पे रिसर्च खत्म हो गया। अब पढ़िए, पानी की डेंसिटी 1000, सी वाटर
टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, सबका डेंसिटी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। वाटर के इसलिए ज्यादा क्योंकि उसमें सॉल्ट इसमें डिजॉल्व है तो डेंसिटी बढ़ ही जाएगी ना, नमक के कण आ जाएंगे, कॉमन सेंस। मरकरी का सबसे ज़्यादा लिक्विड में, इथाइल अल्कोहल वही दारू और एथेनॉल ये सब का हो। अब ये मुझे नहीं पता है, मतलब पूरा ब्लड, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। चलो ठीक है। और स्पेस की डेंसिटी देखिए कितनी कम है, ऑक्सीजन वगैरह मिला कर, मतलब स्पेस में बहुत सारा खाली स्पेस भरा हुआ है, नाम ही स्पेस है। थाई बोन्स, 2 थाई बोन्स जिसको कि हम फिमोर्स कहते हैं, फिमोर्स, फिमोर्स, फीमर्स। ईच फीमर्स, हाँ जी, पक्का, हाँ जी। ठीक है, फीमर्स, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर, बोलिए कैसे निकालेंगे? मुझे पता है। हाँ तो बोलिए, एवरेज प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे? P average equal to टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई F net टोटल upon एरिया। A net ये तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। फोर्स टोटल कितना हो गया? 40 into 10 इंटू 10। by। देखो बेटा, विश्वास बनाना और विश्वास तोड़ने में बहुत कम अंतर होता है। सर डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। अब मुझे विश्वास एकदम नहीं रहा जिंदगी पे, किसी पे भी, तो अब तो उठ गया मेरा। देखा आज प्रिंटर में टोनर भरवा था मैं, By 2 ऐसे ही थोड़ी भरवा रहा था। अबे चट से मारूंगा, चुप रहो। सर 2 था, क्या 2 था? 2 था बोन्स है ना, तो हाँ तो ठीक है, दोनों का एरिया मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं, यही बोल रहे हो ना, तो ठीक है, इसमें छटपटाने की क्या जरूरत है, लो कर दिया मैं क्या तो नीचे 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया? 10⁻3, 4 लाख बटा 2 आ गया, 2 लाख। 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लगभग डबल। ठीक, एक आम बच्चे का, बच्चा ही बोलेंगे, 40 kg का तो बच्चा ही होता है आजकल, नहीं जी, जो ओबेसिटी का हालत है, तो 40 kg, क्या तुम्हारा कितना है? 40। ओम का भी 40 ही है, ठीक है। तो 40 kg का जो है अगर बच्चा है तो उसके एक थाई बोन के ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको नोट्स में इंक्लूड करेंगे वाइल राइटिंग प्रेशर। वो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से उठाइए। पहला सेक्शन ये है, तो क्या बना रहा हूँ, लाइन तो बना नहीं। वो आउट ऑफ पॉइंट लगाएगा। हाँ जी, ये वाला सेक्शन। अब इसको पढ़ा जाए, क्या है? फ्लूइड प्रेशर एक्ट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। फ्लूइड प्रेशर हमेशा किधर से किधर लगता है? हमेशा याद रखना, किधर से किधर? सॉलिड लिक्विड की तरफ नहीं, लिक्विड से सॉलिड की तरफ लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। किधर लगेगा? आइडियल फ्लूइड इज दैट विच इज इनकम्प्रेसिबल। समझ गए? प्रेशर एट ए डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ आइडियल लिक्विड इज ρgh। बता दिया ये, इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। बता दिया ये, पहले तो ये इंक्लूड कर लेना। अब नीचे कुछ बहुत ही खूबसूरत चित्र दिखाए हुए हैं, ये देखिए, लुक एट द चित्र। कैन यू सी द 3 कंटेनर्स? सबके अंदर लिक्विड सेम भरा हुआ है, रो रो रो। सबके अंदर लिक्विड का हाइट भी सेम है, वर्टिकल HHH। लेकिन बेस एरिया के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं। लेकिन क्या हम कह सकते हैं सबके बेस पे प्रेशर सेम होगा? हाइट, हाँ ठीक है, सेम होगा। अरे रो सेम है, जी सेम है, सेम, साला कहाँ से पढ़ के आए हो तुम लोग? मतलब रोज ये सेम नहीं होगा सबका, लेकिन सबके बेस पे फोर्स कितना होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो वो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? होगा ना? आ गई बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, अपना अपना कॉपी खोलो जरा, देखे कॉमन सेंस कितना है। पैस्कल्स लॉ कहता है कि एट सेम डेप्थ विद इन अ लिक्विड प्रेशर इज इक्वल एवरीवेयर। सेम डेप्थ पे प्रेशर क्या होगा? इक्वल। इससे लिक्विड, ये आपके वेसल का क्या शेप साइज उस पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए ये सब में डेप्थ सेम है ना, तो सब पे प्रेशर सेम है। ये देखिए कंटेनर, क्या रापचिक कंटेनर बनाए यहाँ पे, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये पूरा दिमाग झंझोरेगा कि नहीं यहाँ ज़्यादा पानी ऊपर में, यहाँ कम पानी, ऐसा कुछ नहीं। सेम लिक्विड है, सेम डेप्थ पे है, सेम प्रेशर, प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा इसमें। लेकिन यही एक पार्टीशन दे देते तो खेल बिगड़ जाता, तब अलग हो जाता। तब इस पे प्रेशर अलग हो जाता है, इस पे प्रेशर अलग हो जाता है, क्योंकि अब इसका लिक्विड इंडिपेंडेंट, ये अलग लिक्विड हो गया। उसकी हाइट भी अलग हो जाती समझ में आ रही बात? ये कनेक्टेड है ना, ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा। सेम डेप्थ पे हर जगह सेम प्रेशर लगेगा यहाँ पे, अगर ये पार्टीशन नहीं है तो। बोली समझ में आ रहा है? है। यस सर, हैं? यस सर, हैं? यस सर। ठीक है। इन इनक्लोज्ड आइडियल फ्लूइड, अब सुनिए सेकंड पोस्टुलेट, ये बहुत बढ़िया वाला पोस्टुलेट, 2 ही पॉइंट है पैस्कल्स लॉ में।
In an enclosed ideal fluid, external pressure applied is transmitted equally and undiminished to all section of the fluid and to the walls of the container. बहुत बड़ा लाइन है, इसका मतलब समझिए क्या है पहले, और इसका मतलब समझाने के लिए मैं आपको पिछले डायग्राम में ले जाना चाहता हूँ। इस डायग्राम का क्या सेंस है, व्हाट डज इट सेज? ये जो ऊपर में एरो को धीरे धीरे बढ़ाते गए लंबाई, इसको क्या दिखलाता है कि जैसे जैसे डेप्थ पे जाओगे वैसे वैसे, अरे डेप्थ इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इसीलिए एरो बढ़ गया। और यहाँ बेस पे जो एरो बनाए सबका साइज सेम है, क्यों? क्योंकि इन सबका डेप्थ सेम है तो प्रेशर भी सेम है। तो क्या इन एरो का खेल समझ में आया? दूसरी बात ये कि प्रेशर का डायरेक्शन मतलब थ्रस्ट का डायरेक्शन लिक्विड से सॉलिड की तरफ है। देखिए हर जगह ये दोनों बातें इस डायग्राम में आ गई। क्या इस डायग्राम को समझ लिया सब लोग? आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अब आइए आप इस डायग्राम को समझिए। ये एक एनक्लोज्ड फ्लूइड है। व्हाट इज एनक्लोज्ड फ्लूइड? जैसे सिलेंडर में एलपीजी भर के आता है, एनक्लोज्ड फ्लूइड है। समझ रहे हैं बात को? सिरिंज के अंदर दवाई भर दिया, एनक्लोज्ड फ्लूइड है। पिस्टन दबाते हैं तो फुच फेंकता है ना दूसरी तरफ से, है कि नहीं है? तो इसलिए देते हैं, प्रेशर देते हैं तब ना, नहीं तो उस फिल्म में रोक के रखता है उसको, लिक्विड को। सुई के अंदर एक फिल्म डेवलप हो जाता है जो निकलने नहीं देता। इधर से पुश करेंगे तो क्या होगा, वो फिल्म टूट जाएगा, लिक्विड निकल जाएगा। तो सब इनक्लोज्ड फ्लूइड का एग्जांपल है। अब इनक्लोज्ड फ्लूइड में अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ कुछ नहीं है, बस इनक्लोज्ड है, ये कुछ नहीं है, भूल जाओ इसको थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ। अब बताओ ए पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? तो रो जी स्मॉल एच होगा। बी पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? रो जी कैपिटल एच होगा। कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा। अब तुमने इस इनक्लोज्ड फ्लूइड पर बाह्य प्रेशर लगाया, बाहरी प्रेशर लगाया, ठीक, चाहे वो जिस वजह से हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वजह से हो। ए पे ज्यादा नहीं होगा, एरो ऐसे ही बना हुआ है, उस इग्नोर द एरो साइज, इट शुड बी लार्जर लाइक दिस, करेक्ट ना। बाहर से आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया, समझ में आ रही है बात? जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेरिक ही है, या आपने दबा के प्रेशर अप्लाई कर दिया, वो प्रेशर हर सेक्शन पे अनडिमिनिश्ड माने बिना कम हुए ट्रांसफर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये होगा, यहां पी लगाया, सब जगह के पॉइंट प्रेशर में कितना ऐड हो गया? पी ऐड हो गया। लेकिन ये बात किसके लिए सही है? केवल आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड कौन होता है? और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? कहीं नहीं। आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है ना। सबसे आइडियल मरकरी होगा कंपैरेटिवली, समझ रहे हैं? नहीं तो आइडियल का तो कोई कंसेप्ट, मतलब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है? तो क्लोज टू आइडियल वैल्यू हो सकता है, ठीक। तो उसमें ट्रांसमिटेड प्रेशर जो है बिना कम हुए क्या होता है बताइए? ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक। आ गया पैस्कल्स लॉ समझ? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि लिक्विड कॉलम अगर h हाइट का है, चाहे लिक्विड का शेप कैसा भी हो, तो उसके बेस पे प्रेशर होगा रो जी एच। कैसे आया ये? इनमें से एक कंटेनर हमने लिया जिसका कि नॉन यूनिफॉर्म शेप है, दिख रहा है आपको? उसमें हमने फ्लूइड का ही एक सिलेंडर एज्यूम किया है, पतला सा लाल रंग का। देखिए इसका फ्लूइड के सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बताइए? डीए है, और इसकी हाइट h है। अब बताइए कि ये पी, हम पी निकालने चल दिए, तब पी किसके वजह से होगा? इतने वेट के वजह से होगा कि नहीं होगा? और इतना वेट कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा? एरिया ऑफ बेस इंटू एच हाइट इंटू डेंसिटी हो गया मास इंटू जी हो गया फोर्स, और डिवाइड कर दिया डीए से, डीए कट गया, रो जी एच आ गया। समझ में आ गई बात? अब आप बोलेंगे सर ये प्रेशर तो आप सही कह रहे हैं, ये प्रेशर तो यहां होना चाहिए है, लेकिन ये प्रेशर यहां कैसे आ गया? तो पास्कल्स लॉ, यही प्रेशर यहां ट्रांसमिट भी तो होगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, लेकिन पार्टीशन मार देते तो नहीं होता। अभी समझ में आ गया? अब देखिए प्रेशर ऑन अ डैम, डैम जानते हैं ना, बांध जिसके पीछे पानी जमा करते हैं, DAMN नहीं, डैम, DAM, ठीक है? तो उसके पीछे पानी जमा करते हैं, उस पर एवरेज प्रेशर और एवरेज फोर्स कितना लगता है, इसका चर्चा करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। सबसे पहले आइए डैम का ये जो दीवार है, वॉल ऑफ डैम जिसको बोलते हैं, जो गेट उठा दिया जाता है, पानी झुरझुर निकल जाता है, दूसरी साइड में बाढ़ आ जाती है। तो जो डैम का वॉल है, कभी जाइएगा डैम पे तो देखिएगा, नीचे में मोटा होता है, ऊपर में पतला होता है,
तो नीचे में मोटा क्यों? ये बताइए, फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा होगा? क्यों? डेप्थ ज़्यादा है, ऊपर में तो है ही नहीं डेप्थ, तो ऊपर में तो ले दे के एटमॉस्फेरिक लग रहा है, और एटमॉस्फेरिक तो ना के बराबर फ्लूइड प्रेशर के सामने। अरे मान लो 10 मीटर पानी जमा है, 10 मीटर पानी का प्रेशर निकालो ना, इसी दिमाग खराब हो जाएगा निकाल के। 10 मीटर पानी का ही प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक के। अरे 1000 kg इंटू 10 G वाला और इंटू 10 मीटर हाइट वाला, ये लो आगे 1 लाख आ गया। तो एटमॉस्फेरिक का मुकाबला तो 10 मीटर पानी ही कर लेगा, वहाँ तो काफ़ी चौड़ा ऊंचा होता है ना डैम, है कि नहीं? खैर, मुद्दा ये है कि नीचे में प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए नीचे का दीवार कम होता है, मोटा होता है। समझ गए? ठीक। अब सुनो, अब एवरेज प्रेशर कितना लगा, तो हमने लिख दिया मैक्सिमम प्रेशर प्लस मिनिमम प्रेशर बाई 2। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिलहाल हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह लगेगा ना भाई। देखो यहाँ पे भी ले लोगे तो यहाँ लगेगा P0 प्लस कुछ नहीं, और यहाँ लगेगा P0 प्लस, वाह क्या बात है, खुश कर दिया सर आपने, बहुत कुछ बोल के ऐसा जान लिया है ना, मतलब किडनी निचोड़ लिया मेरा एकदम। रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच। ठीक, ये बताइए एच पे लीनियरली डिपेंड करता है ना, लीनियरली डिपेंड करने वाले चीज़ों का एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू के बराबर होता है। जैसे याद कीजिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ाया था, कहाँ याद है? फालतू बात करता हूँ मैं भी यार, याद है सर, क्या बात कर रहे हैं? वीटी ग्राफ ऐसा बना था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में, तो इसका एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 आता था, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। उसी तरह प्रेशर भी हाइट के ऊपर क्या है बताइए, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो एवरेज प्रेशर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी मैक्सिमम प्रेशर प्लस मिनिमम प्रेशर डिवाइडेड बाई 2। समझ गए? तो अगर एवरेज प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे मैक्सिमम हो गया P0 प्लस रो जी एच, तो मिनिमम हो गया अपना वो P0, और इसके बाद करेंगे 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा P0 प्लस रो लिक्विड जी एच बाई 2। अब P0 को क्या कंसीडर करना है, इसको तो भूल ही जाओ, मैं तो लिक्विड का एवरेज प्रेशर पूछ रहा था, वो रो जी एच आ गया। क्योंकि आप पीछे डैम के पानी नहीं रखिएगा तभी P0 तो तब भी रहेगा ना, 2 P0 नहीं होगा। अरे 2 से डिवाइड भी तो होगा ना लायक। ठीक है, तो एवरेज प्रेशर हो गया रो जी एच बाई 2, किसके वजह से? खाली लिक्विड के वजह से। तो एवरेज फोर्स कितना हो गया? एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, कितने एरिया पे प्रेशर लग रहा है? LH, तो कितना आ गया? रो जी LH स्क्वायर बाई 2। तो दीवार पे लगने वाला फोर्स H स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और दीवार के ऊपर लगने वाला एवरेज प्रेशर H के प्रोपोर्शनल। बताइए, डैम के पीछे अगर लिक्विड का हाइट 2 गुना हो तो एवरेज प्रेशर कितना टाइम्स हो जाएगा और एवरेज फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा? एवरेज हाइट 2 गुना, तो 2 टाइम्स प्रेशर हो जाएगा और 4 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, फोर्स हो जाएगा। सही है, ये टॉपिक समझ में आ गया? ये यहाँ 2 छूट गया था भाई। ठीक है, रो जी एच बाई 2, मतलब इतना नाचने का भी जरूरत नहीं है, सही लिखा हुआ था। ठीक है, 2 छूट गया था वहाँ पे। हाँ, नाचो नाचो मत करो, गलती ह्यूमन एरर था, इस हिसाब से तुम्हारा जो जोड़ेंगे तुमको तो आत्म मतलब क्या हो जाएगा, वो 14 साल का कैद हो जाना चाहिए। क्या बोलते रहे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर सारे ह्यूमन एरर को जोड़ने लगे तो। बताओ साला, गामा रे का पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ, ध्यान से देखिए, ABC डैश DEF, वाह वाह वाह, ABC डैश DEF क्या है? एक फ्लूइड से ही बना हुआ प्रिज्म है, मतलब फ्लूइड के अंदर फ्लूइड का प्रिज्म, जैसे हम फ्लूइड के अंदर फ्लूइड का सिलेंडर लिया था वैसे। इट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल प्रिज्म, द एलिमेंट इज सो स्मॉल, बहुत ही छोटा है, एरिया भी इसका बहुत छोटा है कि इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट भी इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, बट इट हैज बीन एनलार्ज फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। वैसे छोटा है, मतलब इसके पूरे इस एरिया पे हर जगह प्रेशर ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं, सेम, क्योंकि ये इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट सब जगह का डेप्थ सेम मान लिया जाए। अब क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दे रहे हैं ना? हम लोग क्या करने जा रहे हैं बताइए? प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। वाह वाह वाह, प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक, सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना होगा। ठीक है, इस चित्र के बारे में मैंने बता दिया सब कुछ। क्या बताया? लिक्विड का ही प्रिज्म है और बहुत छोटा है। ठीक है, तो इतना छोटा है कि आप इनके तीनों सरफेसेस पे जो आप वो ले सकते हैं,
एरिया जो है, हाँ हाइट सेम ले सकते हैं, प्रेशर कंसिस्टेंटली ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सी वाले साइड से प्रेशर है उसको माना गया है पीसी, अरे समझ रहे हो बात को, यस सर, और जो बी वाले साइड से प्रेशर माना गया है उसको माना गया है पीबी। एक सेकंड बेटा, और ए वाले साइड से प्रेशर माना गया पीए, और इसका एरिया जो माना गया, ये जो एरिया आप रेक्टेंगल देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक, इस एरिया को हमने माना है ए सी, अरे सी वाला है ना ये, यस सर, उसी तरह नीचे वाला जो एरिया आपको दिख रहा है जिस पे ये लग रहा है उसको क्या मानेंगे हम, ए ए, और इस एरिया को जो हाइपोटेन्यूज टाइप है उसको क्या मानेंगे, ए बी मानेंगे, ठीक। अब सबसे पहले मैं तीनों एरिया थीटा के टर्म्स में लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सोइएगा मत, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो ए बी डी ई एरिया है यानी ए सी है, यस सर, इसको इसका कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, ए बी का, AB का cos थीटा, यस सर, AB का, अरे भैया चौड़ाई तो सेम रह गया हाँ सर, और लंबाई हाइपोटेन्यूज का कॉस थीटा कंपोनेंट ले गए ना, कॉस थीटा 1, यस सर, अरे बोलिए, यस सर, अरे बोलिए, यस सर, ठीक है। उसी तरह से बताइए, अगर थीटा 1 के हिसाब से ही देखें तो ये जो ए लिया है हमने, ए क्या हम इसको लिख सकते हैं इसी ए बी का साइन थीटा कंपोनेंट, यस सर, थीटा 2 के टर्म्स में मत लिखिए, साइन थीटा 1, बोले सही है, यस सर, अरे कुछ बोलिएगा, यस सर, सही है, हाँ सर, पक्का, ठीक। अब आइए प्रेशर निकालते हैं सब पे। अब ये पहले हमने बात कर लिया कि इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट इसका हर जगह हाइट क्या है बताइए, सेम, हमें खाली प्रेशर इक्वल टू प्रूव करना है ना, अरे सही है कि नहीं, यस सर, चलिए अब फोर्स को देखिए, ये बताइए ये जो एफ बी फोर्स आपने बनाया है ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ कितना एंगल, कि ये जो एफ बी फोर्स दिख रहा है इसका एंगल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी के साथ एंगल बता दो, आई विल बी वेरी हैप्पी in terms of theta 1 or theta 2, anyone. Let me increase the size of this arrow and reply. Can you tell me what is the angle with the vertical either or horizontal? किसी के साथ एंगल बता दीजिए in terms of theta 1 or theta 2. वर्टिकल के साथ थीटा 1, वर्टिकल के साथ थीटा 1 है। अब देखो तुम लोगों को ज्योमेट्री भी नहीं आती है, बताओ तुम लोगों को क्या करूं मैं, बताओ। with this 90 है, अरे बाबा ये थीटा 1 है तो ये एंगल कितना पहले ये बताओ, ये भी थीटा थीटा 1 है, अगर ये एंगल थीटा 1 है तो ये कितना हुआ बताओ, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 1 है, अगर ये 90 माइनस थीटा 1 तो ये कितना है बताओ, थीटा 1 है, क्या यार क्या हालत हो गई तुम लोगों की यार, मतलब सही में। अब बताओ अगर ये थीटा 2 लिख दिया मैंने, ये संगत का असर है। अब ये बताओ कि इधर जो फोर्स का कंपोनेंट होगा एफ बी का, उसको कितना लिखेंगे बताओ, इज इट एफ बी कॉस थीटा 1, यस सर, इससे थीटा 1 थीटा 2 क्यों दिया है, मतलब थीटा 1 के रेस्पेक्ट में ही कर देता सारा, बाद में वेरिएबल एलिमिनेट कर, पता नहीं क्या करता है यार, चलो कोई बात नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं एफ बी साइन थीटा 1, कहो हाँ, यस सर, चलो प्रेशर निकालते हैं, तीनों पे इक्वल प्रूव करते हैं, यही करना है ना। यस सर, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पा मतलब पी ए, ठीक है, कितना आएगा बताओ, एफ ए डिवाइडेड बाई ए, करेक्ट। अच्छा एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया, ये इक्विलिब्रियम में भी तो होगा ना, तो पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखो, क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है क्या फ्लूइड, नहीं कर रहा है ना, तो लिखेंगे सिंस प्रिज्म और लिक्विड प्रिज्म is in equilibrium, no acceleration upward or downward, so what will happen, G को neglect, horizontal force will balance, so can we say that fb cos theta 1 is equal to fc, यस सर, and can we say that fb sin theta 1 is equal to fa, FB sin थीटा 1 इक्वल्स टू, ठीक है कोई कुछ नहीं बोल रहा है सर, यस सर, भाई, गुप्त सन्नाटा एकदम, सर हम G को नेगलेक्ट कर रहे हैं, हाँ यस सर, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड ले रहे हैं तो ग्रेविटी क्यों लेने लगे इसमें, सटक गए हो क्या, सोच समझ के बोला करो। अभी आ जाओ, प्रेशर ऑन सरफेस ए क्या लिखेंगे, FA बाय ए, सही है। यस सर, अब कुछ जादू दिखाओ कि ये बराबर आ जाए,
पी बी के, चलो एफ ए को क्या लिख सकते हैं बताओ, कैन वी राइट एफ बी साइन थीटा 1? क्या बात है यार, मतलब ओके। और ए को क्या लिख सकते हैं बताओ, कैन वी राइट ए बी साइन थीटा 1? साइन थीटा 1 कट जाएगी। क्या ये प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी नहीं आ गया? क्या बात है, कितना बढ़िया प्रूफ दिया है भाई, बहुत बढ़िया प्रूफ दिया है। यही सब देखिए ड्रॉपर में यही सब चीज़ नहीं हो पाता ना, इन डेप्थ रिसर्च तो तभी होगा जब एनसीईआरटी जाएंगे। अब देखिए पीसी निकालते हैं, पीसी कितना लिख सकते हैं बताइए, एफ सी डिवाइडेड बाई ए सी। एफ सी बोलिए क्या लिख सकते हैं, अब तो आंख बंद करके कोई भी प्रूव कर लेगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 कट गई, एफ बी बाई ए बी, एफ बी बाई ए बी को क्या बोल सकते हैं, प्रेशर एट बी। तो इस तरह हमने प्रूव किया कि प्रेशर एट सी जो है वो प्रेशर एट ए के भी बराबर है और प्रेशर एट सी प्रेशर एट बी के भी बराबर है। बोलिए पैस्कल्स लॉ प्रूव हो गया, इस चित्र में ही प्रूव हो गया, यही कर रहा है एनसीईआरटी। यहाँ हमें प्रूव करना है, अगर नोट्स नहीं लिखा जा रहा है इसका मतलब रोज का रोज पढ़ाई भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर जाके लेक्चर दोबारा देखते तो उस नोट्स को जरूर लिखते। प्रूव दैट, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शंस of cylinder is rho GH, करेक्ट। ये हमें प्रूव करना है जी मालिक, समझ गए? ताइए इसको प्रूव करते तो बहुत इजी है। चलिए बताइए, एक काम करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डेप्थ ले लीजिए आप H1 और यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ ले लीजिए आप H2। देखिए जो मैंने एरो बनाया था सब एरो यहाँ बना, ऊपर से नीचे बढ़ता जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है P2 और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है P1। बताइए P2 को क्या लिख सकते हैं, रो जी H2, और P1 को क्या लिख सकता हूँ, शाबाश। तो बताइए नेट प्रेशर कितना हो गया, नेट प्रेशर हो गया अपवर्ड, बोलिए हो गया। काहे बात के लिए अपवर्ड हो गया, क्योंकि P2 की वैल्यू P1 से क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसका डेप्थ ज़्यादा है, जहाँ डेप्थ ज़्यादा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और वो ऊपर की तरफ लग रहा है तो उसका साइन होल्ड करेगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो कितना लिखेंगे इसको, P2 माइनस P1। अब बताओ P2 को कितना लिखेंगे, रो जी H2 रो जी H1, सही है। बताओ H2 माइनस H1 को यहाँ से H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए समझ में आ गया? बस यही था कमाल। अब आप बोलेंगे सर ये रो जी H1 की जगह एटमॉस्फेरिक भी होता है, तो एटमॉस्फेरिक होता तो दोनों जगह एटमॉस्फेरिक होता है यार, ये एटमॉस्फेरिक जोड़ेंगे तो P0 दोनों जगह जोड़ेंगे ना भाई। अगर इसमें P0 जोड़ेंगे तो इसमें भी तो P0 जोड़ेंगे ना पैस्कल्स लॉ से, तो डिफरेंस लेंगे तो बात वही आ जाएगी। अरे बोलिए ना भाई। अच्छा ये बताइए कि यही सिलेंडर अगर बिल्कुल लिक्विड के मतलब टॉप सरफेस के साथ आ जाए, कहने का मतलब मैं लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट देन आई विल कमेंट ऑन दिस। सर थोड़ा डाउट है। नहीं डाउट तो नहीं होता चाहिए अभी, इसमें नहीं है, इसमें है। तो मैं टॉपिक से बाहर जाके डाउट इसी शेप का क्यों लिया, किस शेप का, प्रिज्म शेप का। ठीक है प्रूव ले लिया, तो दूसरे शेप लेके कर सकते थे, कर्व लोगे तो थीटा लेने में दिक्कत आएगी और क्या, इसलिए प्रिज्म शेप लिया है। ये क्या मतलब है, जिससे आसानी से हो गया वो ले लिया। मॉलिक्यूल शेप का होता है, मॉलिक्यूल शेप का थोड़ी होता है। स्फीयर लेके करोगे तो दिक्कत आएगी ना। अब देखिए टॉप सरफेस मान लीजिए लिक्विड का के साथ कंसाइड ऐसे कर रहा है, अब इसके ऊपर पे तो प्रेशर खाली P0 ही लगेगा ना जी, है ना कि नहीं, और नीचे में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, वो कितना लग जाएगा बताइए, वो लग जाएगा P0 प्लस रो जी एच। कहिए हाँ, ये आपका प्रेशर P2 हो जाएगा इस बार, नहीं, और ये प्रेशर P1 हो जाएगा। तो इस बार आपका P2 माइनस P1 का वैल्यू कितना होगा बताइए। तो चाहे जैसे डूबे प्रेशर का डिफरेंस रो जी एच के बराबर होगा, बोले सही है। अच्छा एक बात अब आपको और बता दूँ, और P1 के जगह हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं P2 को चाहूँ तो P2 को अगर मैं P लिख दूँ तो P1 की जगह मैं P0 लिखूंगा, तो क्या P माइनस P0 की वैल्यू रो जी एच आएगी,
अरे P2 की जगह P लिख दिया, P1 की जगह P0 लिख दिया ना। अरे आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। इसका मतलब ऑलरेडी P में P0 शामिल है ना जी। ठीक, P के वैल्यू में P0 ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। अब होगा ही होगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस वहां भी तो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां भी तो पहुंचेगा ना। अब पता है गेज प्रेशर किसको बोलते हैं? तो इसमें मैं जोड़ता हूं टॉपिक में, एंड हेंस डिफाइन गेज प्रेशर, एंड हेंस डिफाइन। अब कोई बोलता है गेज प्रेशर, कोई बोलता है गॉज प्रेशर। ठीक है, अपना अपना जैसा श्रद्धा, अपना इच्छा वैसे नाम लेंगे। ठीक है, तो गेज प्रेशर का मतलब क्या होता है? गेज प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर ओवर एंड अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से के ऊपर जितना प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर ओवर एंड अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। तो अगर हमको बोला जाए कि सरफेस बी पे गेज प्रेशर बताओ कितना होगा, इन डायग्राम प्रेशर नहीं, कौन सा प्रेशर? गेज प्रेशर। गेज प्रेशर एट कहां निकालना है हमें? बी। कैसे निकालेंगे? पीबी। गेज प्रेशर बी कैसे निकालेंगे? नहीं, पीबी में से P0 माइनस करके, पीबी के नेट प्रेशर में से P0 को माइनस करिए। तो बताइए आंसर रोज ये चाहेगा कि नहीं आ जाएगा? तो नेट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। बोलिए गेज प्रेशर का डेफिनेशन समझ में आ गया है? टॉपिक क्लियर है? अरे बोलना। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है। व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? What is hydrostatics paradox? ठीक, ये देखिए, ये तीनों इंटरकनेक्टेड वेसल्स हैं। तीनों का शेप अलग अलग है, तीनों अलग अलग लेवल ऑफ वाटर कंटेन करता है, लेकिन तीनों में लिक्विड का हाइट सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों के बेस पे प्रेशर क्या होगा बताइए? सेम होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए तीनों में हाइट का लेवल क्या होगा? इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। बोलिए समझ में आया? तो चित्र ये बाद में बनाइएगा, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। तो कन्वर्स हो गया। पहले हाइट सेम था तो प्रेशर सेम होगा, बस प्रेशर सेम तो हाइट सेम, इसीलिए बोला ना। ठीक, कंसीडर 3 vessels A, B, C as shown in figure of different shape. They are connected at the bottom by horizontal pipe. On filling the level in the 3 vessels, the water in the level 3 vessels, equal amount of water they hold. This is they hold different amount of water. I am sorry. This is so because the water at the bottom has same pressure. तो इन तीनों में हाइट जो होगा सेम होगा, वाई प्रेशर सेम है, तो बेस प्रेशर है बिल्कुल। दे होल्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये बाकी पानी जाता कहाँ है, बाकी प्रेशर जाता कहाँ है? आइए इस पे थोड़ा सा एक बार डिस्कशन करते हैं। मतलब पहले हाइड्रो फैल जाता है। हाँ, एक बात समझिए कि तीनों के अंदर लिक्विड का वजन अलग अलग ना जी। तो तीनों के अंदर अगर लिक्विड का वजन अलग अलग हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों वेसल जो है वो लिक्विड के वेट को तो बियर कर ही रहे ना भाई। अरे कर रहे कि नहीं कर रहे? सही है। अब तीनों का बेस एरिया जो है, मतलब एक ऐसे ही समझिए जैसे ये फ्यूल आपने मान लिया, सही है, और इसको ले लीजिए, मान लीजिए बेस एरिया भी सेम होता, सही है, तो फोर्स ऑन बेस तो दोनों का सेम होता, लेकिन लिक्विड इसमें ज़्यादा आता, तो इसका बाकी वेट कौन बियर कर रहा है? आप मेरी बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ क्या है। ये देखिए, इधर देखिए, अरे इधर देखिए, समझिए पहले। एक कंटेनर ये हो गया, अरे बन जाना यार, क्या है यार तमाशा। एक कंटेनर ये हो गया, ये दोनों का बेस एरिया सेम है और दोनों में इक्वल हाइट ऑफ पानी भर देते हैं। हाइट ऑफ पानी बोल रहा हूं मैं। अब बताइए जिसमें मास किसमें ज़्यादा होगा किसमें कम होगा? ऑब्वियसली इसमें मास क्या होगा? कम होगा।
अब बताइए फोर्स पे प्रेशर क्या होगा दोनों में? सेम। सही है, बिल्कुल सही बात है, सेम बोला ना, सेम। सो P1 इज इक्वल टू P2, क्योंकि हाइट सेम है, लिक्विड भी सेम है, हाँ या ना? दिस इज वाई सो, बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन बोथ इज सेम एंड द height is as you can same, h is also same. Okay, now tell me, if the pressure is same, it means that force on base is also same. Force on base of 1 is equal to force on base of 2. करेक्ट, बट इसमें वाटर तो एडिशनल है, तो इसका एडिशनल फोर्स ऑफ वेट ऑफ वाटर कौन बैलेंस कर रहा है? हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया कर रहा होगा। आ रही बात समझ में? तो क्यों ना इसको एक थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे फोर्स ऑन बेस सेम है ना जी, लेकिन याद रखिए वेट ऑफ वाटर किधर ज़्यादा है बताइए? वेट जो है वो सेकंड वाले में ज़्यादा है फर्स्ट वाले कंपैरिजन में। तो इसमें जो एक्स्ट्रा वेट है वो कौन बियर कर रहा है बताइए? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए एक सवाल देता हूँ आपको। लेट मी मेक अ बाल्टी फर्स्ट। सो दिस इज अ बुकेट। ठीक है, यू लिखते हो ना जी, तो बुकेट होगा ना, बकेट कैसे होगा? फ्रस्टम बोलते सर। अरे फ्रस्टम तो ज्योमेट्रिकल शेप को बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट को तो बकेट ही बोलेंगे ना, बुकेट बोलेंगे। चलिए देखिए, ये है, हमारी गोली कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें मास ऑफ लिक्विड m है और हाइट ऑफ लिक्विड स्टोर्ड h है, और बेस का जो एरिया दिख रहा है उसको भी मैं दे देता हूँ। एरिया ऑफ बेस जो है दैट इज a। मुद्दे की बात करता हूँ डायरेक्ट, सही है? तो क्वेश्चन कहता है द फोर्स गिवन बाई लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस एरिया इज, ठीक है? कर्व्ड सरफेस एरिया पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है, जो दिया हो उसी के रूप में निकालना है भाई साहब। ध्यान रहे, स्मरण रहे इस बात का। डेंसिटी भी आप ले लीजिए। अच्छा, अब कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है ये भी बताना पड़ेगा। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा इसमें? मेरे साथ 7 वाले होंगे दोनों। हाँ, तो जो दीवार साइड में कर्व्ड है वही होगा ना। नीचे ऊपर नीचे तो क्रॉस सेक्शन फ्लैट माना जाएगा, उसको कर्व्ड थोड़ी बोलेंगे। अरे जबरदस्ती मतलब। हाँ, अब सुनिए, ये बताइए लिक्विड टोटल वेट कितना बियर कर रहा है? वेट पूछ रहा है। उस लड़की को बोला था लाइट वाइट बंद करके जाना, नहीं बंद किया उसने। देखो तो mg बियर कर रहा है। mg किधर लग रहा है? नीचे। और लिक्विड रुका हुआ कहीं जा तो नहीं रहा है कि भाग रहा है, गिरते हुए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो कोई तो रोक रहा होगा ना इसको। कौन कौन रोक रहा है इसको? एक तो फोर्स बेस लगा के रोक रहा है। अरे बोल, ऊपर की तरफ। जाहिर सी बात है कर्व्ड सरफेस एरिया भी लगा के रोक रहा होगा, और वो भी ऊपर की तरफ ही लगा रहा होगा ऑब्वियसली। लगाएगा ऊपर की तरफ। अरे जैसे बेस लगाएगा ऊपर की तरफ, वैसे ही बात करते हो। चलिए देखो, mg बताइए फोर्स ऑन बेस कितना है? रो जी एच ए। अरे बोलो, जो बच गया वो कौन लगा रहा होगा? ठीक है, तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगने वाला फोर्स जो हो गया के द्वारा फोर्स बाई कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज mg माइनस रो जी एच ए इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप बोलेंगे ये क्या गारंटी है सर कि ऊपर ही फोर्स लगा रहा होगा? ये क्या गारंटी mg बड़ा है रो जी एच ए से? तो ये तो बताने की बात नहीं, तो पक्का आप खुद ही समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं? नीचे एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो ऊपर। अरे भैया ऐसे है, रो जी एच इंटू एरिया, ये कितने लिक्विड का वेट हो गया? ये तो इतने लिक्विड का वेट हुआ ना जो इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? इसके बाहर जो लिक्विड है उसको जोड़ेंगे तब तो मास m बनेगा ना। तो लिक्विड का mg ज्यादा है ना जी रो जी एच से, तो बाकी कौन बैलेंस कर रहा है? वर्टिकल फोर्स देके बैलेंस। एक्चुअली ये फोर्स उस पर ऐसे नहीं लग रहा होगा, जो कर्व्ड सरफेस पे फोर्स लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर तरफ से क्या हो रहा है? वो बैलेंस हो रहा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट रिजल्टेंट दे रहा होगा नीचे। सही है?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है? क्लियर है? हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से बैलेंस हो जाएगा, तो सबका वर्टिकल नीचे की तरफ आएगा, तो सब मिलके, है ना, लिक्विड उसको नीचे की तरफ दे रहा है और वो लिक्विड को ऊपर की तरफ दे रहा है। मैंने लिखा है बाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑन लिक्विड। अगर लिक्विड के द्वारा कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते तो इसी का डायरेक्शन क्या बोलते बताइए? ये तो अपवर्ड दे रहा है लिक्विड को, और लिक्विड इसको किधर दे रहा होगा? डाउनवर्ड दे रहा होगा। बोली समझ में आ गया? तो एक अच्छा एग्जांपल था ये, ठीक है। एक सिलेंडर में, राइट सर्कुलर सिलेंडर में लिक्विड भरा हुआ है और कहता है कि एवरेज फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक, इज इक्वल टू फोर्स ऑन बेस। तो बताइए रेडियस और हाइट का क्या रिलेशन होगा? अब ये बताइए, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया खोल दिया जाए तो एक ऐसा तरह का रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा रेक्टेंगल नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसकी लंबाई होगी 2πr और इसकी चौड़ाई कितनी होगी बताइए? h होगी। और इसके पीछे आपने लिक्विड छिपा रखा है। अरे डैम वाला हालत नहीं हो जाएगा जो ये बता रहा था मैं? ऐसे लिक्विड इसके पीछे भर रखा है, तो मैं लिक्विड का कॉलम टाइप बना देता हूँ जिससे थोड़ा फील आ जाएगा। ये क्या हुआ? अरे चुप रहो तुम, अभी नहीं समझ में आएगा, बनाने दोगे तब तो समझाऊंगा ना कुछ। अभी जब पिकासो अपना मोनालिसा पूरा कर लेगा तब समझ में आएगा तुम लोगों की क्या बना रहा था मैं। मैंने इस सिलेंडर को खोल के रेक्टेंगल बना दिया, तो ये इस तरह का सिनेरियो होगा कि नहीं होगा? अब बताओ इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे एवरेज प्रेशर कितना लगा? व्हाट इज द एवरेज प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस एरिया? CSA माने कर्व्ड सरफेस एरिया, समझ गए? हाँ बोलो। टोटल फोर्स व्हिच इज, अरे एवरेज प्रेशर बोल रहा हूं मैं, ρgh/2। जैसे डैम में निकाला था ρgh/2, आया याद? तो बताओ एवरेज फोर्स कितना हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया पे? एवरेज फोर्स 2/RH, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 2πRH इसका वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको? कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसमें इसके एवरेज प्रेशर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अरे समझ में आ रहा है? चलो बेटा अब बताओ व्हाट इज द एवरेज प्रेशर ऑन बेस। इसमें एवरेज क्या लिखना है? प्रेशर एंड बेस लिखिए सीधा, हर जगह सेम होगा। बोलिए कितना? ρgh। सेम सेम क्या सेम लिख दूं यहाँ पे? वैल्यू बताओ ना, ρgh लिखूंगा ना। अरे हाँ या ना? अब बताओ फोर्स ऑन बेस कितना लिखोगे? फोर्स ऑन बेस 2πRH into ρgh। लो भाई साहब, बेस कह रही है 2πRH होता है, धन्य हो मेरे 2πR भगवान, ले चलो ऊपर। अब तो बस यही देखना बच गया था। अरे बेस के एरिया से मल्टीप्लाई करोगे ना गोवर्धन, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस से मल्टीप्लाई करोगे ना। बेस का एरिया कितना होगा? बेस सर्कुलर है, 2πr, सॉरी πr। अरे माँ, ये माँ क्या पैदा कर रही हो आजकल? h square नहीं 2। अरे ये कितना होगा एरिया? ये कितना होगा? प्रेशर ऑन बेस हो गया ρgh और ये हो गया πr² हो गया। इन दोनों को इक्वेट करो। किसको इक्वेट करना है? 2πRH into ρgh/2 और कितना? ρgh into πr²। चलो काट कूट मचाओ, इसमें कितना आ जाएगा? पाई कट गया, रो कट गया, GH कट गया, 2 कहाँ कटा? अच्छा यहाँ वाला 2 कट गया, सही बात है। तो यहाँ कितना बचा? RH की वैल्यू आ गई R² के, यानी H और R फिर उस हालत में इक्वल आने चाहिए। ठीक है क्वेश्चन? हाँ एग्जाम जी भी कट गया। उसके बाद 10.2 कर लिया आप लोगों ने। व्हाट इज द प्रेशर ऑन द सीमेंट 10 मीटर बिलो द सीमेंट। तो नेट प्रेशर में क्या करेंगे? पहले तो ρgh निकालेंगे और उसके बाद उसमें एटमॉस्फेरिक जोड़ देंगे, बन जाएगा ना ये? छोड़ दूं? चलिए एक 25 पैसे वाला प्रूफ करिए कि एक टॉर्च होता है वो 133 पास्कल के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू, ठीक है, रो ऑफ मर्क्यूरी। नहीं ऐसे नहीं करना है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग लिखते कितना है बताइए? इट इज 1.02 into 10⁵ PA एंड द सेम एज रिटन एज 760 टोर। अरे हाँ तो बोलो, इससे निकाल लेना 1 टोर की वैल्यू। ये लगभग 1 लाख है, 1 लाख बटा 760 आ जाएगा। तो इससे अब 1 लाख लगभग इधर है LHS में, 760 से डिवाइड लग जाएगा।
तो 133 आ जाएगा। इससे प्रूव हो जाएगा 1 टोर इक्वल टू 133 PA। अब कभी पेपर देखिएगा उसमें GPA लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? G मतलब गीगा पास्कल, समझ गए? ठीक है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन पेपर में अक्सर मैं 10 टू पावर नहीं लिखता, मैं सीधे गीगा फेम्टो ऐसे लिख के देता हूँ, पकड़ लीजिएगा उसको। हाँ ये हुआ बढ़िया, ये करना है। 1 बार की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 10 टू पावर 5। देखिए बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर वो डिवाइस होता है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। आप बैरोमीटर जो है वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है इसको समझिए। एक ट्यूब लिया जाता है कंसिडरेबली लंबा, कम से कम 1 मीटर का ट्यूब लेना होगा हम लोग, समझ में आ रही है बात? सुनिए, पहले ये वैक्यूमाइज ट्यूब है, इसके अंदर कोई एयर नहीं होना चाहिए और ये सील्ड होना चाहिए। उसके बाद इसकी ओपन माउथ वाले जो इंड को हमने क्लोज कर रखा है उसको हम लाके एक मरकरी के कंटेनर में डिप करेंगे, और डिप करने के बाद जब उसका मुंह हम अंदर में डुबा देंगे तब उसके मुंह को खोलेंगे। तो हमको क्या दिखेगा? हमको ये दिखेगा कि इस ट्यूब के अंदर मरकरी का जो लेवल कंटेनर में है उससे 76 सेंटीमीटर ऊपर तक इसमें मरकरी का लेवल उठ जाएगा, आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, अब ये क्यों उठता है और इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे आता है ये आपको मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसमें कोई एयर नहीं है? नहीं, एयर नहीं, इसीलिए उठा। एयर रहता तो थोड़ी उठता। अब सुनो, ये बताओ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर के बारे में आपका क्या विचार है? सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज दे आर एट द सेम डेप्थ, है ना, सेम लेवल, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, यहां नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मरकरी है ए के ऊपर, ए के ऊपर इज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मरकरी। सो पैस्कल्स लॉ के अनुसार, फ्रॉम पैस्कल्स लॉ, प्लीज पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, पैस्कल्स लॉ के अनुसार क्या हम ये कह सकते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट का प्रेशर सेम होना चाहिए? What is A point का pressure due to? It is due to atmospheric pressure purely. हाँ है ना? Yes, sir. So it is P naught. P naught is atmospheric pressure. P naught is atmospheric pressure. Correct? Correct? Yes, sir. Because there is negligible amount of mercury there. So we write here P naught. What about B? Now there is no atmosphere above B. Even in the test tube we didn't let any air to go through. Right? So this is zone where no air is there. No air means there is no atmospheric pressure at all. Even the partial part of atmospheric pressure is also not there. Right? So whatever pressure B is having, it is due to the mercury column above this. तो मरकरी फटाफट उधर उठेगा प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए। कितना उठा? 76 सेंटीमीटर। ये हाइट को हम H से दिखलाते हैं, इसको अदर वर्ड्स में कहते हैं बैरोमेट्रिक हाइट। क्या कहते हैं? सो बैरोमेट्रिक हाइट इंडिकेट्स द बैरोमेट्रिक प्रेशर। राइट? Yes, sir. ये प्रेशर बी पे होगा डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच के बराबर। बोलिए होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो अब हम इसमें पुट करेंगे 13,600 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी की वैल्यू हम डालेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट मुझे एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है 76 सेंटीमीटर, तो मैं उसको इतना मीटर लिखूंगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 1.02 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि प्रूव करता है कि बैरोमेट्रिक हाइट को 76 सेंटीमीटर ऑफ एच क्यों बोला जाता है। अब बोलिए समझ में आ गया? Yes, sir. अब मेरा कुछ सवाल है आपसे कंसेप्चुअल। ये तो पूरा इसका डायग्राम हो गया। ये जब आप बनाइएगा तो बैरोमीटर क्या होता है और बैरोमीटर से हम प्रेशर कैसे नापते हैं ये सब यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक? Yes, sir. मरकरी बैरोमीटर। तो मेरे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो मैं इसी में भर रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा। मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो जोन है जिसको मैं क्या बोलूँ, सी के ऊपर वाला पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है, या नो एयर जोन बोल रहा हूँ, है ना, नो एयर जोन। तो मरकरी प्रेशर डिफरेंस कराना पड़ेगा ना? हाँ हाँ हाँ, अरे इधर कुछ है ही नहीं, इधर से हवा धक्का मारे हुए है तो क्या होगा? जाना पड़ेगा। तब फिर वही हो रहा है। और क्या, पॉलिथीन ये है, पॉलिथीन के अंदर भी कुछ नहीं है तो चिपका हुआ है। मैं मुंह में लगा लेता हूँ, मैं ऐसे फूल गया, भागेगा ना फ्लूइड लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ।
जैसे जैसे बलून फुलाते जाते हैं क्या होता है, जैसे स्ट्रॉ में पानी देते हैं, पहले कम मेहनत, फूलता जाएगा तो और ज़्यादा मेहनत, और ज़्यादा फूलेगा तो और ज़्यादा, एक जगह जाके रोक देगा आपको, आपके लंग्स के प्रेशर को बियर करने लगेगा। और क्या, सिंपल, हर जगह यही लगता है। तब फ्लूइड तब तक मूव किया अंदर जब तक हाई, आपका प्रेशर हाई था, उसका प्रेशर लो था। तो ये जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ये दबा के इधर उठा देगा लिक्विड को, लेकिन वो उठेगा तो उसका भी नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो एक पॉइंट पे आके दोनों इक्विलिब्रियम बना देंगे। इससे बढ़िया मैं समझा नहीं सकता। स्ट्रॉ में पानी पीते हैं वो भी तो प्रेशर, बिल्कुल बिल्कुल, आप एयर सक करते हैं और क्या करते हैं आप एयर सक करते हैं तो उसके अंदर का एयर प्रेशर गायब। तो अब बताओ लिक्विड का चॉइस क्या है प्रेशर इक्वलाइज करने का? ये कैंपा कोला की बोतल हो गई आपकी, ये मान लीजिए आपका कैंपा कोला, कोका कोला, पेप्सी जो भी है, ये बोतल है, ठीक है, इसमें भरा हुआ है, इसमें आपने स्ट्रॉ डाला, अरे रुको ना यार, अपने मर्जी से ही चल देता है कभी कभी कि हाँ हो गया, अब आगे पढ़ते हैं। ये स्ट्रॉ डाला हमने, अब हमने क्या किया बताइए, हमने यहाँ से एयर जो है खींच लिया है, तो एयर खींच लिया, जब तक एयर था तब तक कोई दिक्कत नहीं था, इधर भी एटमॉस्फेरिक था इधर भी एटमॉस्फेरिक था, तो ये दोनों जगह हाइट क्या था बताइए, सेम था। जैसे हमने एयर खींच लिया तो इधर प्रेशर का डिफिशिएंसी क्रिएट हो गया, तो इधर वाला प्रेशर इसको दबाएगा, तो इसमें क्या होगा, लिक्विड चल देगा ऊपर, वही हम पी लेंगे। समझ में आया? ऐसे होता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चलिए, तो आगे मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल तो मुंह में ही रह गया मेरे, इफ नो एयर जोन above sea traps some air, इसमें थोड़ा सा एयर घुस जाए किसी तरह से एक्सपेरिमेंटल फॉल्ट के वजह से, देन बैरोमेट्रिक हाइट विल, टेल मी, बैरोमेट्रिक हाइट पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि पहले तो शुद्ध रूप से मरकरी प्रोवाइड कर रहा था, अब उसमें एयर भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करने लगा, तो मरकरी की जरूरत कम हो जाएगी, बैरोमेट्रिक हाइट विल डिक्रीज। थोड़ा सा चेंज आएगा कि बिल्कुल? अब डिपेंड करता है तुमने कितना एयर लेट इन किया है। अब अगर तुमने एयर लेट जो किया है उसके अंदर वो एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर दिया, तब तो बिल्कुल बराबर सपाट हो जाएगा। ऐसे ही टेस्ट ट्यूब लेके डुबाओ, कुछ भी नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि पहले से एयर भरा हुआ उसके अंदर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भरा हुआ है। हमारे आसपास क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस पे कोई भी कंटेनर आप भरती हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप कभी तेल के डब्बे को लीजिए, कोकोनट ऑयल, and make a small hole here on the tin can, right? Try to drop some oil, no, it will not fall. Why? Because already there is atmospheric pressure पे उसको भरा गया ना, इधर का एयर प्रेशर उसको रोक लेगा, आने नहीं देगा। तो आपको 2 होल करने पड़ेंगे, एक से इधर प्रेशर धक्का देगा, दूसरे से निकलेगा बाहर, नहीं आने देगा उसको बाहर। समझ रहे हैं बात को? बड़े कंटेनर में इसलिए घुस जाता है क्योंकि खाली स्थान भी तो होता है ना, जैसे बोलेंगे हम पूरा किडनी नहीं काट दूं, तो काट दे, धार जहां से बनी है निकलने के लिए उसके ऊपर खाली स्थान भी तो है। ओ बाबा, इफ यू आर pouring द लिक्विड आउट एंड लिक्विड इज pouring इन दिस एरिया ना, दिस एरिया इज ब्लैंक, इधर से हवा जा रही है, धक्का मार रही है, इधर से निकल रही है। छोटे छेद में तो क्या होगा, पूरे से लिक्विड निकलने की कोशिश करेगा ना, और निकल पाएगा नहीं क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रोक देगा उसको। ये जितना एलपीजी कोई भी कंटेनर आप भरे हुए हैं उसमें ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा के ये भर सकता है। अरे कम प्रेशर लगा कैसे भरोगे भाई, उसके अंदर पहले से एयर है। एलपीजी के अंदर अगर प्रेशर मान लो दिया हुआ है P, तो गैस का प्रेशर कितना उसमें P माइनस P एटमॉस्फेरिक ना, क्योंकि P0 में तो अंदर पहले से हवा होगी ना, उसमें नोजल डाला होगा, एटमॉस्फेरिक से ज्यादा प्रेशर में गैस भेजा होगा, तब तो गैस गया अंदर। तो गैस जिस प्रेशर पे अपने आप को लॉक कर रहा है अंदर, वो किस प्रेशर पे कर रहा है, P0 प्लस समथिंग पे कर रहा है ना। अभी पढ़ाऊंगा, मैनोमीटर आ जाएगा। बकेट है ना, उसमें कुछ है और हमने उसको डायरेक्टली पानी में डाला तो वो अंदर रहेगा, क्या रहेगा? सवाल समझ में नहीं आया। हाँ तो एक्सप्लेन करोगे सवाल तभी तो मैं बता पाऊंगा। बकेट को ऐसे लिया, क्या किया उसके बाद? बकेट उल्टा है ना? हाँ उल्टा है, ठीक है। पानी के एक बड़े से बकेट में डाला, हाँ, तो अंदर तब भी उसमें रहता है और पानी जो है इसलिए रहता है क्योंकि एयर कंप्रेस हो जाता है ना ये बकेट। अरे सुनो भाई, ये बकेट तुमने जब डाला था तो यहाँ एयर ट्रैप हो गया, अब तुम दबाओगे, अब तो एयर निकलने का जगह तो मिल नहीं रहा है एयर को, तो क्या होगा बताओ? नहीं, 1 मिनट रुको। हाँ, बबल्स क्यों निकलते हैं? अगर टेढ़ा करते हैं तो करके बबल निकलता है, या फोर्स लगता है। क्यों लगता है इस बात को समझिए। आप इसको दबाइए, दबाइएगा तो क्या होगा? अब इतना आ गया, अब इतना आ गया, तो एयर कंप्रेस होता जा रहा है। एयर खाली तो हुआ नहीं,
एयर का क्या हुआ, वॉल्यूम, तो प्रेशर ज्यादा तो फोर्स लगाएगा जोर से, और दुबई और लगाएगा, एक लिमिट के बाद डुबाने नहीं देगा जी आपको दबाना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो और उसके थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिएगा तो उसको स्पेस मिल जाएगा निकलने का, तो बबल बन के निकल जाता है, और फिर पूरा पानी भर जाएगा उसमें। हाँ, फिर पानी भर जाएगा पूरा। आ रही बात समझ में? चलिए मैं क्या बोल रहा था, ये वाला बैरोमेट्रिक हाइट डिक्रीज कर जाते हैं, समझ में आ गया सबको? और एक इंफॉर्मेशन आपको बता दें यहाँ पे कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये ग्रेट हाइट के साथ इसमें चेंज आता है, मतलब इट डिक्रीजेस, ठीक है, इट डिक्रीजेस। ये क्या लिखा है मैंने, पी एटमॉस्फेरिक, और ये है हाइट अबव सी लेवल। सी लेवल मतलब जिसको हम लोग कहते हैं जीरो लेवल, है ना, कि हमारा हाइट जीरो है, उसको सी लेवल कहा जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वेरिएशन होता है हाइट के साथ, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। व्हाट इज दिस पी नॉट? पी नॉट इज द प्रेशर एट सी लेवल, समझ रहे हैं ना? पी नॉट इज द प्रेशर एट, और हाइट के साथ ये क्या होता जा रहा है, घटता। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है P इक्वल टू, P माने जनरल हाइट पे, P नॉट इंटू ई की पावर माइनस एम जी हाइट डिवाइडेड बाई आर टी, ठीक। अब इसमें तो ये देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन हो रहा है, एम जी एच डिवाइडेड बाई आर टी। एम इज द एवरेज मोलर मास ऑफ एयर, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नाम सुना है इसका? टी का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच का मतलब हाइट, ठीक है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करे। इसको अपलोड कर देता हूँ, भव्य भी तो होगा ना।